आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई कोर्ट में घुस गया, जज को थप्पड़ मार के निकल गया? तो ये डॉक्टरों के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ये डॉक्टर ही क्यों हमेशा वायलेंस के विक्टिम बनते हैं? मैं पिछले 12-13 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। तो मेरे ड्यूटी के वक्त एक पेशेंट आया था, उनके साथ जो रिलेटिव्स आए थे वो उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। वो अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, वो लोग अल्कोहल के इफेक्ट में थे, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करी। जैसे आपको मान लीजिए 1 घंटे के लिए कहीं आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो फिर क्या फैसिलिटीज होगी? वहीं पे कोई भी एंट्री ले लेता है। इवन हमारा लॉक अलाउड नहीं है। अगर आप ड्यूटी पे हो तो आप लॉक लगा के नहीं सो सकते। आप कोई भी मेल हो या फीमेल रेजिडेंट हो, आप कोई भी हो। पढ़ाई ने तो हमने भी वही की है, उनसे ज़्यादा ही की है अगर देखा जाए तो जिस तरह के स्ट्रॉन्ग रूल्स पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस, जजेस इन सब के लिए है, वैसे रूल्स हमारे लिए क्यों नहीं है? नमस्ते, मैं हूं अंकित और मैं इस वक्त हूं दिल्ली के निर्माण भवन के सामने। यहाँ पे डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर आए हुए हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका जो डिमांड है वो ये है कि कोलकाता में एक मर्डर होता है, रेप होता है और इतनी बुरी तरीके से होता है। उसके बाद आज 16 तारीख है, 9 तारीख की घटना और आज 16 तारीख है। 9 तारीख की घटना के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आता है वो 4 दिन 5 दिन बाद आता है ममता बनर्जी का बयान, और उसके बावजूद वो बोलती हैं कि 18 तारीख तक यदि पुलिस नहीं इन सब चीज़ों पे काम कर पाती है तो हम केस को सीबीआई को देंगे। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। टेक्निकल दिक्कतें ये थी कि जिस स्थान पे ये पूरा कांड हुआ, जो मामला हुआ, वहाँ पे पुलिस पहले पहुँचती है और पुलिस जो अपने शुरुआती रिपोर्ट्स में लिखती है वो सुसाइड केस उसको बताती है। उसके बाद आरोप लगते हैं, जो उनके परिजन थे वो आरोप लगाते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है, और उसकी जो लड़की की जो पूरी बॉडी है वो साफ साफ दिखा रही है कि उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है और रेप हुआ है। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आते हैं और जो हाई कोर्ट है वहाँ का वो बाद में 13 तारीख को ये बोलता है कि ये केस सीबीआई को दिया जाए और सरकार को भी फटकार लगाती है। डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीआई के हाथ में केस है, इसके बावजूद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है मतलब कि आपकी मांग क्या है? चीज़ें तो सीबीआई के हाथ में चली गई हैं। देखिए, हमारी डिमांड यही है कि जो भी इंसिडेंस हुआ है उसके जो कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। पहले हमसे हमें मीटिंग की गई, लेकिन उसके बाद हमसे कहा गया, आश्वासन दिया गया कि जल्दी से कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा हो जाने के बाद भी वहाँ पर कुछ लोगों के मॉब आया जो कि वहाँ पर आरजी कॉलेज में, और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स को उनको अपनी जान बचानी पड़ी। मतलब इस तरह से था। ये सब चीज़ हो जाने के बाद में, इतना सारा प्रोटेस्ट हो जाने के बाद में, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। जो हमें आश्वासन दिया था कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से लोग बाग जो हमारे डॉक्टर्स हैं, और इनफैक्ट ये केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये तो सभी लोगों के लिए है। एक फीमेल के साथ इस तरह की हरकत की गई है, दिस इज़ वेरी हॉरिफिक। इसको शब्दों में बयां करना ही बहुत मुश्किल है। तो ये जो हुआ, इसलिए लोग बागों को हम दोबारा से एजिटेट हुए हैं। हमारी डिमांड केवल यही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का है, वो भी एक दूसरी चीज़ है। सेकंड चीज़ है, पहला है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, जल्द से जल्द सजा दी जाए, जल्द से जल्द सजा दी जाए, ये इनकी डिमांड है। लेकिन सवाल ये है कि आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर रश्मि। हाँ, तो आप भी हॉस्पिटल में होती हैं और रेजिडेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, वो एक डॉक्टर को रात में वहाँ पे बाहर जो पुलिस प्रशासन भी होती है, व्यवस्थाएं भी होती है, सिक्योरिटी होती है, और वहाँ पे तमाम और डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स के साथ खाने पीने की भी बात आई कि उन्होंने शाम को, कुछ डॉक्टर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ खाए पिए, और उसके बाद फिर सेमिनार हॉल में ये चीज़ें होती हैं। क्या वहाँ पे ऐसा क्या खालीपन है? क्या किसी का आना जाना नहीं होता? सिक्योरिटी के नाम पे क्या चीज़ें हैं? अंदर कैसे सिस्टम चलता है? मैं पिछले 12-13 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। मैंने अपना MBBS, अपना MD और अब मैं DM, मैं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में मैंने काम किया है। ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो और किसी भी राज्य में हो, उनमें सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। सिक्योरिटी देखिए, हम लोग की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हम लोग जब नाइट ड्यूटी में पेशेंट्स को देखने जा रहे होते हैं, हम जिन कॉरिडोर से गुजरते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए, वो कॉरिडोर्स में लाइट नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रात को 2 बजे 3 बजे हम लोग पेशेंट्स देख रहे होते हैं। हम कोई गार्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, गार्ड्स नहीं होते, लाइटिंग अच्छी नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती। हम फीमेल्स के लिए, इनफैक्ट देयर आर हॉस्पिटल्स जहाँ पे फीमेल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते, सेपरेट डॉक्टर्स रूम नहीं होते, ठीक है। और ये सिर्फ एक सरकारी अस्पताल की बात नहीं है, ये मैं आपको हर सरकारी अस्पताल की बात बता रही हूँ। हर जगह कमियाँ हैं और बहुत सारे लेवल पे कमियाँ हैं। पिछले 12 सालों में काम करते हुए मेरे साथ इतनी सारी घटना हुई है, मेरे कलीग्स के साथ इतनी सारी घटना हुई है। मेरे को अभी भी याद है जब मैं मेडिसिन रेजिडेंसी कर रही थी,
तो मेरे ड्यूटी के वक्त एक पेशेंट आया था, उनके साथ जो रिलेटिव्स आए थे वो उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। वो अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, वो लोग अल्कोहल के इफेक्ट में थे, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करी। वो तो ये है कि मेरे साथ जो मेरे मेल कलीग्स थे उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने बीच बचाव किया, तो वरना उस दिन भी कोई घटना हो सकती थी। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मेरे जैसे कितनी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ हर रोज़ कोई ना कोई घटना होती है। हॉस्पिटल में इतना रश होता है, लोग भी होते हैं, आना जाना लोगों का होता है। हॉस्पिटल में रश होता है, लेकिन जब हॉस्पिटल में हम लोग नाइट ड्यूटीज़ पे होते हैं, सिर्फ एक इमरजेंसी ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इमरजेंसी में पूरी रात पेशेंट्स आते रहते हैं। लेकिन जो वार्ड ड्यूटीज़ होती हैं हम लोग की, वार्ड ड्यूटीज़ में पेशेंट वार्ड में एडमिटेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी अभी अगर मैं रेजिडेंट ड्यूटी पे हूँ, मुझे आईसीयू देखने जाना है, मुझे वार्ड देखने जाना है, उसके बाद मुझे इमरजेंसी देखने जाना है, ऐसा नहीं होता है कि हमें एक एरिया में एक पोस्ट कर दिया जाता है। हम एक एरिया में पोस्ट होते हैं, अस्पताल के विभिन्न एरियाज़ में हमें जा के पेशेंट्स को देखना होता है। और जब उन विभिन्न एरियाज़ में हम लोग जाते हैं तो वो जो रास्ते हैं, वो जो कॉरिडोर्स हैं, वो जो रास्ते हैं, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट से मुझे उस डिपार्टमेंट में पेशेंट देखने जाना है, अभी मुझे मेडिसिन वार्ड से आईसीयू में पेशेंट देखने जाना है, तो वो जो रास्ते हैं वो सेफ़ नहीं होते, वो खाली रहते हैं। इनफैक्ट अगर मान लीजिए रात को हम लोग 36 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे की ड्यूटी, 72 घंटे की ड्यूटी जो हम कर रहे होते हैं, मान लीजिए रात को 2 बजे 3 बजे आपको कुछ खाना है, आपको भूख लगी, आपको मानिए पानी पीना है, तो अगर आपको अपने अस्पताल की कैंटीन की तरफ भी जाना है तो वो भी रास्ते में कोई लाइटिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आदमी नहीं। और ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं। आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली की ये समस्या बता रही हैं। अस्पतालों की बात बता रही हूँ, मैं पिछले 12-13 साल से दिल्ली के अस्पतालों में ही काम किया। दिल्ली के अस्पताल में अगर इस तरीके की समस्याएं हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि सड़कों पे सीसीटीवी कैमराज हैं, स्ट्रीट लाइट हैं और तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो फिर जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बात आ रही है, और लोगों से बात करेंगे कि क्या है, आप लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें और क्या आती हैं, क्या ऐसा है कि रहने की व्यवस्था क्या होती है, जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं रात में कैसे कहाँ रुकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 1 घंटे के लिए कहीं आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो फिर क्या फैसिलिटीज़ होती है उसके लिए? हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि एक रूम होता है जहाँ पे हमें दी जाती है जगह, लेकिन वो रूम भी ना एक नॉर्मल इंसान के रहने लायक जैसी भी जगह भी नहीं है जो एक डॉक्टर्स को दी जाती है। ये दिल्ली हॉस्पिटल का हाल है, ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज़ आ रहे हैं, वहीं पे कोई भी एंट्री ले लेता है। इवन हमारे लॉक अलाउड नहीं है। अगर आप ड्यूटी पे हो तो आप लॉक लगा के नहीं सो सकते। आप कोई भी मेल हो या फीमेल रेजिडेंट हो, आप कोई भी हो, आप खुला ही रखा रहता है। इस चीज़ के लिए क्या वजह बताई जाती है, लॉक क्यों नहीं कर सकते? अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो लॉक तो कर सकते हैं अपने रूम में। अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ भी इशू होता है हॉस्पिटल में या वार्ड में या कहीं भी इमरजेंसी, तो आप ऑन ड्यूटी हो तो एटलीस्ट कभी आपसे कुछ भी इमरजेंसी में ले सकते हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं, ये होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि और इवन ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई भी कहीं भी एंट्री ले सकता है। अगर DDR भी जो है वो कभी भी कैसे भी आ सकते हो। प्लस इवन ये है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि पानी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर रहने के पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है। वो भी आपको कहीं से ऑर्डर करके आपको बुलाना पड़ेगा कि आप पानी मंगवा दीजिए या कुछ कर दीजिए, ऐसा होता है। इवन यहाँ पे होता है कि अगर कोई उसी रूम में अगर कोई भी अंदर आ जाए ना, तो उसकी भी हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब वहाँ पे भी कोई ऐसा कोई गार्ड नहीं रहता है कि कोई रोक ले या फिर नहीं ये रूम में नहीं जाना है या अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई भी आ जा सकता है? हाँ, ऐसा ही है। ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। किस हॉस्पिटल में है? हम एभास हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ के तो ये है कि हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है, उन सब चीज़ों की केयर करता है। लेकिन ये दूसरे हॉस्पिटल्स में भी मैंने काम किया है जहाँ पे ऐसे ही हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। तो जैसे बता रही हैं ये कि कोई भी आ जा सकता है, रहने की जो व्यवस्था है, तो जहाँ पे जो एक कांड भी हुआ है इस तरीके से कि ये कोई आधे घंटे का प्रोसेस नहीं होगा, मुझे लगता है कि आवाज़ आई होगी, शोर हुआ होगा, और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कितने ब्रूटली तरीके से उसके ऊपर अटैक किया गया है। वो लड़की लड़ी है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ी है। तो इन सब चीज़ों के दौरान क्या उधर से कोई भी नहीं गुजरा होगा? क्योंकि ऐसा आरोप ये भी है कि अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो अपना रिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है दूसरी जगह, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। ये क्या सिर्फ इस तरीके से आरोप लगाया जाए कि जो है, जिसके ऊपर आरोप है, संजय रॉय नाम है जिसका, क्या सिर्फ वही है, या आप लोगों को ये भी लगता है कि अस्पताल में भी कुछ लोग हैं जो उसमें मिले हुए हो सकते हैं? देखिए, हमारी जो हमारी मुहिम है कि सच के लिए है कि जो भी सच है वो उभर के वापस मतलब उभर के आए। तो जो भी चीज़ हुआ है और जो भी आरोपी है, हम एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है तो वो केवल इन्वेस्टिगेटर ही पता लगा पाएंगे। तो हमारा जो मुद्दा ही है कि हम जो भी सच है वो आए, मतलब हमारे सामने आए और जो भी उसने कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए।
कल्प्रिट पकड़ा जाए। तो कुल मिला के ये डिमांड है। अच्छा, कानून को लेके आप लोग डिमांड कर रहे थे, कानून क्या आप लोग किस कानून की मांग करना चाह रहे हैं? कौन सा कानून आप लोगों की सुरक्षा के लिए बने? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं अभी बनाए इन्होंने कि अस्पताल में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, अस्पताल में जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितनी जिस तरीके से बता रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि हम अपने घरों में भी रहते हैं, वहाँ भी सुरक्षा हम अपने हिसाब से अपनी कर लेते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल जहाँ पे कोई भी आ रहा है, बाहर से तमाम लोग आ जा रहे हैं, सुरक्षा इतना कमज़ोर है कि उनके रुकने के लिए कोई भी आ जा रहा है। क्या कानून आप चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड? देखिए, जैसे आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई कोर्ट में घुस गया, जज को थप्पड़ मार के निकल गया? कभी आपने ऐसे सुना है? कभी आपने कभी सुना है कि किसी आईएएस के ऑफिस में जाओ और किसी को वहाँ पे बदतमीज़ी करो, हल्ला मचाओ और निकल जाओ? कभी आपने सुना है? तो ये डॉक्टरों के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ये डॉक्टर ही क्यों हमेशा वायलेंस के विक्टिम बनते हैं? अगर जिस तरह के रूल्स इन जजेस के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, पढ़ाई ने तो हमने भी वही की है, उनसे ज़्यादा ही की है अगर देखा जाए तो जिस तरह के स्ट्रॉन्ग रूल्स पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस, जजेस इन सब के लिए है, वैसे रूल्स हमारे लिए क्यों नहीं है? क्यों कोई एक डॉक्टर पे हाथ उठाने से पहले, किसी डॉक्टर से बदतमीज़ी करने से पहले 10 बार सोचता नहीं है? क्यों कोई कांपता नहीं है? एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का ऐसे रेप और मर्डर करने से पहले क्यों किसी हैवान के दिल में एक ये ख्याल नहीं आया कि इसके बाद मेरा क्या होगा? जो भी विक्टिम है, ये डर है नहीं? कब आए दिन आप सुनते हो, आप दिल्ली के कितने आप सुनोगे, कई अस्पतालों में कई किस्से होते हैं वायलेंस के। तो ये हम ऐसा लॉ चाहते हैं जिससे पब्लिक के जो लोग हैं उनके दिल में एक डर हो, एक भय हो कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो ये लॉ है और ये इस लॉ के वजह से हमें प्रोटेक्शन मिले। हम चाहते हैं कि हम सेफ़ महसूस करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो हम सेफ़ महसूस नहीं कर रहे। अगर सेफ्टी महसूस नहीं करेंगे तो हम किसी का क्या इलाज करेंगे? नहीं, तो ये व्यवस्था अस्पतालों में ऐसा क्यों है कि सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है जहां आप रह रही हैं? सीसीटीवी कैमराज हैं, लेकिन वो कितना चलते हैं, कितना इफेक्टिव है, हमें नहीं पता। कैमराज हैं किसी किसी एरिया में हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में हमें तो नहीं दिखता। सीसीटीवी कैमराज हैं, आप सीसीटीवी कैमराज हॉस्पिटल में लगे होते हैं, बट कितने चल रहे हैं और सारे एरियाज में है नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ है कि नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा के लिए, ठीक है? नहीं, सुरक्षा भी तो एक मेन चीज़ तो यही है कि हॉस्पिटल में रातों रात इतनी बड़ी घटना होती है। मैंने पहले ही कहा कि शोर हुआ होगा, तमाम चीज़ें हुई, एक्टिविटीज़ हुई होंगी, क्या आसपास कोई गुजरा भी नहीं होगा? क्या लोग रहे नहीं होंगे? क्या ऐसे सन्नाटे में कहीं पे वो जगह थी अस्पताल में? ऐसा कैसे हो गया? ये सुरक्षा तो लूप होल रहा होगा। देखिए, अस्पताल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हमें गार्ड्स चाहिए, है ना, केपेबल गार्ड्स चाहिए, सीसीटीवी कैमरास चाहिए, वेल लिट एनवायरनमेंट चाहिए टू वर्क। लाइटिंग्स बहुत ख़राब है, ठीक है, जो वेल फिटेड लाइटिंग्स होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, केपेबल गार्ड्स ऑन ड्यूटी होने चाहिए, इफ़ नीडेड बाउंसर्स होने चाहिए, ठीक है, और फीमेल गार्ड्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। फीमेल गार्ड्स होनी चाहिए फॉर अस, फीमेल गार्ड्स होनी चाहिए, केपेबल गार्ड्स होने चाहिए, बाउंसर्स होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास एवरीवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल। इट इज़ वेरी वेरी फीमेल गार्ड्स कितनी होती हैं? क्या संख्या है फीमेल गार्ड्स? हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल गार्ड्स आर नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द गार्ड्स। हमारे हॉस्पिटल्स में हैं फीमेल गार्ड्स हैं, बट एडिक्वेट नंबर्स में नहीं। कम संख्या है उनकी। कानून आपने जो डिमांड किया था, फिर किस तरीके क्या कानून मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे एक वी हैव लॉज अवेलेबल वेयर यू कैन नॉट हिट, इफ यू हिट अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी यू गेट पनिश्ड, if you hit a lawyer on duty you get punished, if you hit a judge on duty you get punished. So similarly we are asking for a central protection act all over the country. हम एक लॉ चाहते हैं कि अगर हमारे पे कोई हाथ उठाता है उसको पनिशमेंट मिले। वो पनिशमेंट का डिसीजन थ्रू द वेरियस कमिटी जो बैठेगी वो डिसाइड करेगी कि क्या पनिशमेंट उसको उस लॉ में ऐड किया जाएगा। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए, कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन होना चाहिए, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रिजन स्टे होना चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर हाथ उठाने में, वो तो आम नागरिक के ऊपर भी हाथ उठाने के लिए कानून तो है ही, अलग से क्या ऐसा उस कानून में मांग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो ना हम जो जिस स्टेट में रहते हैं बहुत वल्नरेबल होती है, जहाँ पर डेथ और लाइफ एक बहुत, तो उसमें ना डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी को ऐसी मतलब ब्रेक करना, कुछ न्यूज़ ब्रेक करना, किसी के डेथ का, तो दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ क्या होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए जो ना एक आम नागरिक से ज़्यादा वहाँ पर आप वल्नरेबल पोजीशन पे हो। आप कहीं पर भी हो रहे हो तो आप जो है एक ऑफिस में आप अलग बिहेव करते हो, एक आप में घर पे एक अलग वो करते हो, तो दिस इज़ डिफरेंट थिंग। तो
और दूसरी बात ये कि वो वल्नरेबल पोजीशन है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी घटना हो जाने के चांसेस हैं। तो इसमें जो ना बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस का, इस तरह का कई सारे रिस्क, मतलब इम्पैक्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये वही एक्ट है। और पहली बात तो हम तो यहाँ पर जो है एक्ट मतलब ये सीपीए तो एक मुद्दा है कि जो ना वो करा जाए, साथ में हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जो ना हमें कल्प्रिट को जो ना सज़ा मिली जाए। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है ना यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। सीबीआई की जांच चल रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें आने बाकी है। लेकिन इनकी जो मांग है, कानून की जो मांग है, वो अपने आप में उसका एक वो भी है कि जो डॉक्टर्स हैं वहाँ की स्थिति सिचुएशन भी ऐसे होते हैं, कई बार स्ट्रेसफुल माहौल होता है, वहाँ पे तनाव भी होता है और कई तरह के आते हैं पेशेंट आते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग कानून हो, इसकी भी मांग है। लेकिन फ़िलहाल आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, जो बड़ी घटना हो, इससे डॉक्टर्स में आक्रोश है और लगातार ये धरने में है। जो भी अपडेट्स होगा आगे हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर हैं जेरी, मेरा नाम है अंकित, TV9 से नमस्कार।